Hello all, myself Sonal Prabhu and welcome back to another episode of Biz Legal Talk Show. Our topic for today is will, also known as Vasiyatnama, and to discuss it in detail we have with us Advocate Lalit Jain. Welcome Mr. Jain. Namaste. Let's begin with our topic. Sir, what is will or Vasiyatnama? विल जिसको हम बहुत कॉमनली बोलते हैं वसीयतनामा, बिकॉज ये बहुत पॉपुलर है. विल या वसीयतनामा वो चीज़ होता है जिसके थ्रू हम अपने एसेट्स को या अपने लायबिलिटीज हम किस को देना चाहते हैं, किस तरीके से बांटना चाहते हैं. ये विल कोई नया शब्द नहीं है एक्चुअली में, ये बहुत पुराना शब्द है और इसका रेलेवेंस भी है, इम्पोर्टेंस भी है. बट ये विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इतना डेंजरस है जितना पावर ऑफ अटॉर्नी होता है. नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन पावर ऑफ अटॉर्नी एंड विल इज़ विल आपका डिफाइन करता है व्हेन यू आर नॉट देयर, जब आप नहीं रहते हो तब आपने जो कहा है उसका बाइफर्केशन होता है, और पावर ऑफ अटॉर्नी आपके जीते जी होता है. सो बेसिकली विल इज़ नथिंग बट एक तरह से आपका खुद का एक इच्छा होता है कि मुझे मेरे एसेट्स किस किस को देने हैं, कैसे देने हैं, क्यों देने हैं. Okay. Who can make a will and why is there a need to prepare a will? Well, see, who can make a will is like this. विल कोई भी बना सकता है. जैसे कि डेफिनेटली एक माइनर तो अपना विल नहीं बनाएगा, बिकॉज हमारे इंडिया में एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि ही हैज़ टू बी अबाव 18. लेकिन मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ कि विल क्यों बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल इसके लिए बनता है बिकॉज जब आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद जो मेरे आने वाली जो पीढ़ी है उनको मैं किस तरीके से एसेट्स को बांटूँ, इसके लिए हम विल बनाते हैं. और वो कौन बना सकता है? वो कोई भी बना सकता है जो 18 साल के ऊपर का है. वो भले ही गूंगा है, बहरा है, बट उसका साउंड माइंड होना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वो क्या बना रहा है. हो सकता है कि वो मेडिकली अनफिट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बना सकता, वो बना सकता है. बट जस्ट दैट जब वो बना रहा हो, ठीक है, वो पूरा कॉन्शियस, उसको पता हो वो क्या बना रहा है. इसी के लिए अगर आप देखोगे जब आप विल बनाते हो हमेशा हम एक राय देते हैं कि आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले लिया करो, बिकॉज जब वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होता है तो उसमें डॉक्टर लिख देता है कि आज के तारीख में इस समय में ये साउंड माइंड में था. So if your question for me is who can make a will can be prepared by any person who is above 18, even though if he is a deaf but he is stubborn, he should not be unsound mind, भले वो medically unfit है, वो कर सकता है. That's it. बस will जो वो बनाने जा रहा है वो ही बनाए जो उसकी कैपेसिटी में है. Yes. That's it. So does it require any prior preparation? प्रिपरेशन ये एक्चुअली में बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है, बिकॉज आम तौर पे हम इन चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो हम एक्चुअली में क्या करते हैं, वसीयतनामा को हम इतना कैजुअली लेते हैं, हमें लगता है इसका कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन हमें ये चीज़ समझना है कि लाइफ का कोई सर्टेनिटी है नहीं. हमें नहीं पता कि हम कब हैं या कब नहीं हैं. हम कितने ही टेक्नोलॉजी हो जाए, कितने भी मेडिकल साइंस आ जाए, बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर दैट डेथ हैज़ टू कम. वो कब आएगा, कैसे आएगा, हमें नहीं पता. डेफिनेटली ये मेरा पर्सनल व्यू है, इफ़ आई एम नॉट स्पीकिंग एज अ लॉयर, कि आपका कोई भी एज हो, यू शुड बी रेडी विथ योर विल. आप अपने प्लान्स रेडी कर दो कि मुझे ये ऐसा हो तो मैं ऐसे करूँ, ना ऐसा हो तो मैं ऐसे करूँ. आई मीन टू से इफ़ आई एम टुडे ऑफ अराउंड 38, आई हैव ऑलरेडी मेड माई विल. मैंने अपना वसीयतनामा बना के रखा है. क्यों? क्योंकि कल को मान लो और मैं 10 साल जी लेता हूँ, मैं अपने विल को मॉडिफाई कर लूँ. राइट. सो येस, प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए. इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि जब आप वसीयतनामा बनाते हो और अच्छे तरीके से बनाते हो, आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें इश्यूज़ नहीं होता है. नहीं तो आपने देखा होगा बहुत सारे मैटर्स आजकल कोर्ट्स में इसी के लिए लड़े जाते हैं, बिकॉज किसी के मम्मी पापा एक्सपायर हो गए तो वो इसलिए लड़ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है. प्रॉपर्टी में लड़ते लड़ते हमारे रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं. सो येस, प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए. So it can be modified at any point of time? वेल अगर ये विल मैं बना रहा हूँ, आज मेरा 38 एज है, राइट, मैंने विल बना लिया है. मुझे भी और 5 साल के बाद मुझे ऐसे लग रहा है नहीं मुझे विल में मॉडिफाई करना है, डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ. हम कानून में उसको कोडिसिल बोलते हैं. आप विल को कितनी बार भी मॉडिफाई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा. लेकिन इतना कैजुअली उसको मत लीजिए. अगर आप विल बना लेते हो, आपको मॉडिफाई करना है, सोच के कीजिए.
अगर आप मॉडिफाई करते हो उसके बाद आपको और मॉडिफाई करना है आप कर सकते हो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आपने एक बार बना दिया तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट सावधानी से। What can be included in a will? Can assets and liabilities both be included? वेल अगर आप अगर आप देखोगे अपने इंडियन कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप नहीं डाल सकते हो या डाल सकते हो। विल एक तरह से अपना सेल्फ डॉक्यूमेंटेड पार्ट होता है। उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि आपको क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए बस। बट ये ज़्यादातर लोग अपने लाइबिलिटीज़ को नहीं डालते हैं बिकॉज उनका एक ही इच्छा होता है कि मैं अपने एसेट्स को किस तरीके से बांटूँ, राइट। एसेट्स लाइबिलिटीज़ को डालना है या नहीं डालना है ये एक तरह से पर्सनल विश होगा, बट डेफिनेटली आई मीन टू से आप करोगे तो दैट ओनली शोज़ यू आर अ गुड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप नहीं करोगे दैट्स योर पर्सनल विश। कानून ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा ये करो ना वो करो, राइट। बिकॉज वेल सब्जेक्ट टू सर्टन थिंग्स, मान लीजिए कल को कोई केस चल रहा है वो एक अलग इंटरप्रिटेशन है। राइट नाउ विल में डालना है नहीं डालना है ये उसका पर्सनल विश है। इसी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि लाइक आप जब भी कोई विल बनाओ, बिकॉज जैसे मैंने कहा है ना कि विल एक बहुत डेंजरस डॉक्यूमेंट है। वो डेंजरस मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये पॉजिटिव डेंजरस भी है। अगर आपने उसको सही तरीके से बनाया, आई एम टेलिंग यू ये आपका आगे का जो हम सक्सेशन बोलते हैं वो स्मूथ कर देता है। बट अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं बनाया, एक छोटा सा भी इश्यूज़ हो गया, देन आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारा इश्यूज़ क्रिएट होगा और आप शायद जो बनाने वाला है उसकी इच्छा में ऐसा ना हो बट वो हो जाएगा। वेल माय व्यू डालना चाहिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप उसको डालो। So who's an executor and a testator of a will? वेल देखिए ये जो टर्म होता है एग्जीक्यूटर या टेस्टेटर ये लॉ ने डिफाइन किया है। उसको हम सिंपल लाइक हम उसको ऐसे मानते हैं कि जैसे कि मैं विल बना रहा हूँ तो मैं टेस्टेटर हूँ, ये मेरा विल है, राइट। जैसे कि मैं विल बना रहा हूँ, मैं ललित जैन एजेड फलाना फलाना यहाँ पे रहने का मेरी ये इच्छा है, इसको मैंने इतना पैसा दिया, इसको मैंने इतना पैसा दिया, तो जैसा मैं ये बना देता हूँ मैं टेस्टेटर हो जाता हूँ। अब होता क्या है कि जब आप विल बनाते हो, अब विल दोस्त एक नज़रिया बनाते हो कि मेरे बाद ये विल को एग्जीक्यूट कौन करेगा। एग्जीक्यूट एक सिंपल भाषा में बोलते हैं इम्प्लीमेंट, राइट। डेफिनेटली डोंट ट्राई टू गेट इनटू दैट वर्ड वेरी डायरेक्टली। इम्प्लीमेंटेशन बोले तो कि एक डॉक्यूमेंट बना है, एग्जीक्यूट कौन करेगा। तो हम क्या करते हैं विल में हम ऐसा लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिस्टर डैश एग्जीक्यूट करेगा। तो हम जिसका नाम लिखते हैं वो एग्जीक्यूटर होता है। कभी कभी जिसको मिलता है ये जो बेनिफिशियरी होता है विल में वो भी एग्जीक्यूटर बन सकता है, राइट। अब इसके लिए ये विल आप कैसे बनाते हो, किसको एग्जीक्यूट करने देते हो, किस तरीके से करने देते हो, ये सब आपके ऊपर है। टेस्टेटर जैसे कि मैंने विल बनाया मतलब मैं टेस्टेटर, एग्जीक्यूटर मैंने जिसको हक दिया है एग्जीक्यूट करने का। So what if he refuses to execute the will? वेल देखिए इसके हम दो बाइफर्केशन ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने अपने एक फ्रेंड को बोल दिया कि भाई मैं नहीं हूँ तो ये विल को तू एग्जीक्यूट करना, या तो मैंने किसी एडवोकेट को बोल दिया कि आप एग्जीक्यूट करना, राइट। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता है तो ये मेरे पास मेरे पास ये हक है कि मैं कोर्ट जाऊँ और वो एग्जीक्यूटर को निकाल दूँ, राइट। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि विल बनाए और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, राइट। एग्जीक्यूटर एक बार नाम बन जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आप जब भी किसी को एग्जीक्यूटर बनाते हो पहले आप उनको पूछ लो, आप उनसे परमिशन ले लो, वो हाँ बोले तो ही उसका नाम डालिए। बिकॉज ज़्यादातर एक दो बार ऐसे केसेस में हुआ है कि जिसके नाम पे उन्होंने रखा है उसको पता ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं करेगा। बट येस आपके पास प्रोविज़न है कि आप कोर्ट जाइए और उसका नाम निकाल दीजिए और बाद में उसको एग्जीक्यूट कराइए कोर्ट के थ्रू। दैट इज़ अ वे आउट। So what if a person is on his deathbed and he makes an oral will? So is that valid? वेल बिफोर सेइंग कि ओरल विल और रिटन विल में क्या डिफरेंस है, एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के साथ दे देता हूँ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बहुत क्लियर है उसमें कि ओरल अग्रीमेंट को हम इनवैलिड नहीं मानते, बट आप उसको वैलिड प्रूव कैसे करोगे, राइट। एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, हम जब भी कोई चीज़ को इंटरप्रिटेशन के लिए छोड़ देते हैं, इंटरप्रिटेशन उसका एंड क्या है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि कौन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, राइट। उसी तरह से ये ओरल विल है, देखा जाएगा तो ओरल विल को हमने विल के एक्ट में मान्यता नहीं दिया है। अभी उसमें एक प्रोविज़न है कि मान लीजिए अगर आप कोई ओरल विल दे रहा है तो उसका सिस्टम कैसे चलता है कि
मैं हूँ, जैसे कि मैं अपना विल देना चाहता हूँ, तो कानून बोलता है कि मैं किसी 2 जन के सामने ओरल विश करूँ, राइट। और अगर मेरे ये बोलने के बाद में 1 महीने तक जिंदा रहा तो ये ओरल विल वैलिड नहीं है। क्यों? ओरल विल हमेशा वही होता है जब आपको लग रहा है यू आर द डेथ बेड, आपको मौका ही नहीं है बोलने का और आपने बोल दिया, राइट। तो कानून ने बोला आप 1 महीना रहोगे तो कैसे चलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ओरल विल मत कीजिए, बिकॉज ओरल विल में इंटरप्रिटेशन आएगा, इश्यूज़ आएगा, बहुत सारे इश्यूज़ आने वाला है। अगर मान लीजिए आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइक इसके लिए मेरा ऐसा मानना है ओरल विल को आप ये मान के चलिए वैलिड नहीं है, और जो भी करना है आप रिटर्न विल कीजिए, बिकॉज रिटर्न विल में ही उतना बोलते हैं ना विदाउट इंटरप्रिटेशन वाला चलता है इसके लिए। एंड व्हाट इन केस इफ द एग्जीक्यूटर डाइज बिफोर द टेस्टेटर? सो वेल डेफिनेटली आप कोर्ट जाइए, दैट इज़ ओनली ऑप्शन। नाउ सेकंड ऑप्शन ये रहा कि मान लीजिए ऐसा सिनेरियो है कि टेस्टेटर जिंदा है, मैं जिंदा हूँ और उसके पहले वो मर गया, आई हैव अ राइट टू मॉडिफाई माई विल, मैं अपने विल को मॉडिफाई कर दूंगा, मैं एग्जीक्यूटर का नाम चेंज कर दूंगा। बट ये मान के चलिए कि मैं और एग्जीक्यूटर एक साथ मर गए, देन कोर्ट इज देयर, बिकॉज एंड ऑफ द डे विल को इम्प्लीमेंट तो करना है, बेनिफिशियरी तो पैसा लेगा, कोर्ट के थ्रू लेगा। कैसे लेगा, क्यों लेगा, उसका भी सिस्टम बनाया है कोर्ट ने। व्हाट इज अ जॉइंट विल? ओके, मैं ललित जैन मेरे प्रॉपर्टीज़ को इस तरीके से मैं देना चाहता हूँ, राइट, ये मेरा विल है। मान लीजिए कि मुझे मेरे वाइफ के साथ विल बनाना है, राइट, मैं और वाइफ ए और बी, हम दोनों ने एक विल बनाया। हम क्या करते हैं, हम जॉइंट विल बनाते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैं मेरे प्रॉपर्टीज़ को किसको देना है वो बताता हूँ, उसको किस प्रॉपर्टीज़ को देना है वो बताता है। बट जॉइंट विल बनाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बट आप उसका सिचुएशन देखिए, वो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, बिकॉज आप जो जॉइंट विल बनाते हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। एक बार आपने जॉइंट विल बनाया, अगर दूसरा पार्टी रेडी नहीं है आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। इसी के लिए इस बेटर कि आप जॉइंट विल मत बनाइए, अपना विल बनाइए, सो दैट आपकी इच्छा आप अपनी अनुसार उसको बदल सकते हैं। एक बार आपने जॉइंट विल बनाया और ऊपर से रजिस्टर्ड हो गए, आप उसको मॉडिफाई कर ही नहीं पाओगे जब तक दूसरा पार्टी बोलता नहीं है मुझे करना। इसके लिए इनवैलिड नहीं है, आप कर सकते हो, बट अगेन सबके प्लस माइनस है। सो जॉइंट विल इन माय व्यू आप अवॉइड कीजिए। एंड ऑन व्हाट बेसिस कैन इट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट? विल, यस, देखिए विल का ऐसा है, हमारे भारत में कैसा सिस्टम है, आई विल से कानून है कि विल को रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, राइट। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी नहीं बोलता है, वो ऑप्शनल है, आप कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपने उसको रजिस्ट्रेशन कर दिया उस पर कोई डिबेट नहीं होता है, दैट इज़ फुल एंड फाइनल। अब रही बात कि उसको डिफेंड कैसे करें, उसके ऊपर पॉइंट कैसे रेस करें। वेल, आपको अगर ऐसे लग रहा है कि एग्जीक्यूटर ने कुछ फ्रॉड किया है, आपको लग रहा है कि विल फ्रॉड से बना है, आपको लग रहा है कि अब जैसे कि मान लीजिए मैंने विल बनाया, मान लीजिए मेरे पास 100 स्क्वायर फीट का कोई प्रॉपर्टी है, राइट। सी मैं वही प्रॉपर्टी दे सकता हूँ जो मेरा है, मैं किसी और का प्रॉपर्टी तो विल में नहीं दे सकता। मान लीजिए मैंने वो प्रॉपर्टी दे दिया तो डेफिनेटली वो उस पर ही जाएगा कोर्ट में। सो इसी के लिए मैं कहता हूँ कि हमें ये समझना है कि हम कौन से प्रॉपर्टीज़ को विल में डाल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि विल में सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही लिखा जाता है, दैट्स इट। ये बेसिक चीज़ है, मैं और किसी के प्रॉपर्टी को हक में नहीं ला सकता। अगर आपने ये सिस्टम क्लियर कर दिया तो बेसिकली देखा जाएगा तो डिफेंस बहुत कम होता है। टेक्निकल डिफेंस आ सकता है, बट एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो डिफेंस बहुत कम होता है। आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो इंटरप्रिटेशन में आएगा, फ्रॉड है, फॉर्जरी है, जब उसने बनाया उसको पता नहीं था उसने क्या किया, उसने ये किया, उसने वो किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So in case, what if I make a will? Do I need to tell someone कि I have stored it here in this place? देखिए विल जैसे कि मैंने कहा एक बहुत रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है आपका, एक बहुत रिस्की डॉक्यूमेंट भी होता है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने जिसको विल बना के दिया किसके फेवर में दिया वो आपके अगेंस्ट में होगा, बट वी रियली डोंट नो कौन कब कहाँ से क्या इम्प्लीमेंटेशन कर ले अपने माइंड से। मान लीजिए आपने जिसको विल दिया और आपने उसको बता दिया, हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए। वैसे भी विल आप जब बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 जन को ही बताइए, एक एडवोकेट अगर आप उनके थ्रू बनाते हो और एक एग्जीक्यूटर अगर वो अलग है तो। हाँ, विल बताना चाहिए, बिकॉज पता तो होना चाहिए कि आपने विल बनाया है।
बिकॉज हम क्या करते हैं बेसिकली, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे जैसे कि मैं हूँ राइट, मैं अगर मेरे प्रॉपर्टी का डिटेल्स लिखूँगा ही नहीं, तो मान लीजिए मुझे कुछ हो गया अचानक, तो मेरे जो आने वाले हैं लीगल हेड्स, उनको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ है, मेरे कितने शेयर्स है, वो कहाँ तक ढूंढेगा। बिकॉज अभी तक ऐसा सिस्टम तो बना नहीं है इंडिया में कि आप पैन कार्ड डालो तो उसका पूरा डिटेल आ जाए, विच आई फील इट शुड कम, बट नहीं है, फैक्ट है वो। तो इस बेटर है कि आप बताइए 2-3 जन को, तो कौन हो सकते हैं बेस्ट? आपका एडवोकेट, एग्जीक्यूटर और 2 विटनेस, बिकॉज ये तो आपको लगेंगे बिल बनाने के लिए। 4 जन तो बहुत हो गए, और आपको कहाँ स्टोर करना है वो आपकी इच्छा। ज़्यादातर लोग उसको बैंक लॉकर में रखते हैं, कोई एडवोकेट के पास रखते हैं, वो आपका पर्सनल विश है। What is the difference between probate, will and letter of administration? पहले विल बनता है, Okay. विल बनने के बाद हमें प्रोबेट करना पड़ता है। अब प्रोबेट होता क्या है? विल तो आपने बना लिया, विल तो आपने रजिस्टर्ड कर दिया, किया या नहीं किया आई एम नॉट डिबेटिंग, आपने रजिस्टर्ड किया। अब होता क्या है कि प्रोबेट एक्ट के हिसाब से जो भी विल मेट्रो सिटीज़ में बनता है, हमें इसको प्रोबेट करना पड़ता है। मेट्रो सिटीज़ बोले तो मान लीजिए अगर आपने कोई विल बनाया है वो मेट्रो सिटीज़ में नहीं आता है, तो लॉ बोलता है कि प्रोबेट मैंडेटरी नहीं है। बट प्रॉब्लम इससे आता है कि अगर आप किसके पास भी जाओगे तो वो यही बोलेगा पहले प्रोबेट करके लाओ। सो इनडायरेक्टली एक तरह से वो मैंडेटरी हो गया है, बट लॉ उसको मैंडेटरी नहीं मानता है। प्रोबेट बोले तो आप जैसे कि बॉम्बे में आप हाई कोर्ट जाते हो, कोई और स्टेट्स में हो तो आप रिलेवेंट कोर्ट में जाओगे, वहाँ से कोर्ट का सील लोगे, कोर्ट आपको लिख के देगा, ये एक तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग से कोर्ट लिख के देगा कि हाँ जो विल में लिखा है वही इसके वारिसदार है, बराबर है। मान लीजिए कि विल में एग्जीक्यूटर ही नहीं लिखा है, तो प्रोबेट करेगा कौन? इसके लिए LOA, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल। एग्जीक्यूटर है तो प्रोबेट होगा, एग्जीक्यूटर है ही नहीं है तो LOA होगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा। So what is the court fees for probate of a will? वेर अगर आप बॉम्बे की बात करो तो 11 लाख के ऊपर 75,000, और ये सब स्टेट्स का अपना अपना होता है। कोर्ट फीस अगेन आई एम टेलिंग यू, कोर्ट फीस बॉम्बे में आई थिंक मैक्सिमम 75,000 है 11 लाख के ऊपर अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू है तो। हर स्टेट्स का अपना अपना रूल है, राइट। सो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रोसीजरल फैक्ट नहीं है, प्रोबेट निकालना भी कोई बहुत बड़ा कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होता है अगर किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया तो। अगर आपको कोर्ट फीस पता ही करना हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोर्ट चले जाइए और उनको पूछ लीजिए कि आपके स्टेट्स में कितना कोर्ट फीस है। So nowadays people are more of a tech freak, so many people go and make will online. So is it safe and is it good? सी क्या है, एवरीथिंग हैज़ अ प्लस माइनस, एवरीथिंग हैज़ अ पॉजिटिव नेगेटिव, बट मुझे ऐसे लगता है कि ऑनलाइन बिल बनाना इज़ प्योरली नेगेटिव। आई टेल यू व्हाई। सी आप अपने बिजनेस के लिए जब अग्रीमेंट्स बनाते हो ऑनलाइन, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड आप ऑनलाइन बना रहे हो, अगेन मतलब आई रियली डोंट फेवर दैट पार्ट, बट फिर भी बन रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ न्यू टेक, दैट्स वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। बट विल आप ऑनलाइन बनाते हो, आपको ये नहीं पता है कि आप किसके साथ क्या शेयर कर रहे हो। सी आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी डेटाज होते हैं वो सब प्राइवेट है। लाइक इसके लिए हम डेटा प्राइवेसी की बात करते रहते हैं। आप सोचिए कि आप ऑनलाइन जा रहे हो, आप अपने सब डिटेल्स उसको बता रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए आप किससे शेयर कर रहे हो, कौन है वो, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है। अगर आप ये चीज़ बिना किए अगर आप ऑनलाइन जाते हो जस्ट टू सेव योर मनी, आपको ये समझना चाहिए कि उसका रिस्क कितना बड़ा होगा। बिकॉज ऑनलाइन में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि ये ऑनलाइन इसका है उसका है, बिकॉज ये तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेबसाइट हो, इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर। हैकिंग इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस वेबसाइट से बना रहे हो बिल, उसका सर्वर क्या है, एनक्रिप्टेड है, क्या है, सेफ्टी है, उन्होंने क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे वो जो बना रहा है वो डेफिनेटली ऑनलाइन ही स्टोरेज करता होगा, या तो ऑनलाइन डेटा लेता होगा। आपने कभी उसके टर्म्स पढ़े हैं वेबसाइट के? हो सकता है उसने ये लिखा हो कि आप जो भी डेटा दे रहे हो वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सोचिए इतना इंटीग्रिटी होता है लॉ में, तो क्यों नहीं आप किसी लॉयर के पास जाके करवा लेते हो। सो ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट नोइंग कि कितना रिलेवेंट होता है विल और कितना डेंजरस हो सकता है, बिकॉज आप उसमें अपने सभी प्रॉपर्टी का डिटेल्स देते हो। आई विल प्रेफर इज़ बेटर कि आप किसी लीगल कंसल्टेंट के पास जाओ, बिकॉज एक तो क्या होता है ये ऑफलाइन मीटिंग होता है तो प्राइवेसी इज़ मेंटेन्ड, और दूसरा क्या होता है आप जिसके पास जाते हो, मान लीजिए एडवोकेट के पास, उसको भरोसा है आप पे, बिकॉज डेफिनेटली आप किसी लॉयर के पास जाओगे तो रेफरल के थ्रू ही जाओगे,
ट्रस्ट फैक्टर बैठता है, और विल में ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो प्राइवेसी की बात ही नहीं। What if people have multiple wills? Which will be valid? लास्ट विल, सी देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल विल, लेट मी टेल यू दैट। एक विल बनता है, रजिस्टर्ड होता है, फिर आप जो करते हो उसको कोडेसल बोला जाता है ना। हम उसको एकदम लिटरल मीनिंग में देखें तो कोडेसल बोले तो एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, राइट। बट मान लीजिए जस्ट बिकॉज आपका एक क्वेश्चन था कि इतने विल्स बनेंगे तो कौन सा, लास्ट विल। नाउ आप ये सोचिए कि मैंने 2 विल बनाया, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया, मैंने तीसरा विल बनाया, उसको रजिस्टर्ड किया, मैंने चौथा विल बनाया, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वैलिड क्या होगा? रजिस्टर्ड वाला। So registration is compulsory for the will. नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप इतना बिल बनाते हो और मान लीजिए आपने 2 रजिस्टर्ड नहीं किया, 1 रजिस्टर्ड किया, तीसरा रजिस्टर्ड नहीं किया, तो कानून तो यही मानेगा ना कि रजिस्ट्रेशन किया, इसका मतलब यू वर प्रेजेंट बिफोर दी रजिस्ट्रार, और तब आपने ये अपने ध्यान से किया। फिर आपने एक और बिल बनाया जिसमें आपने शायद नोटरी नहीं किया हो, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो कोर्ट तो उसी को मान्यता देगा। लेकिन डेफिनेटली ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स में चले जाएगा, देन इट्स एन एविडेंशियल पार्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स, ट्रायल मैटर, दैट विल टेक टाइम। So what is the difference between a beneficiary and a nominee? वेल वैसे भी आज की तारीख में सब व्हाट्सएप पे बैठे हैं, सो व्हाट्सएप में बहुत सारा ज्ञान भी बंटता है कि नॉमिनी ओनर हो गया है, बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट थोड़ा ज्ञान बंटने लगा है कि नॉमिनी इज़ नेवर एन ओनर। नॉमिनी क्या होता है? वो एक सिर्फ होल्डर होता है, ठीक है। हम नॉमिनी क्यों रखते हैं कि अगर आपके बाद कोई और हो होल्डर तो हम नॉमिनी का नाम देते हैं, बट नॉमिनी कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ लीगल है, हम उसको वारिसदार नहीं मानते। कानून बोलता है वारिसदार वही है जिसका नाम विल पे होगा या तो उसने लीगल हेयरशिप ऑर्डर लाया होगा, तो नॉमिनी को आप उसको वारिसदार नहीं मानते। नॉमिनी एक तरह से बोलते हैं कि चलो कोई नहीं है तो मैं उसका संभाल रहा हूँ। नॉमिनी इज़ नॉट एन ओनर अनलेस एंड अनटिल वो खुद लीगल है। We move to our last question. Can an orphan apply for a probate? वेल ऑर्फन बोले तो क्या, आई मीन टू से मान लीजिए मैंने उसको अडॉप्ट कर दिया है तो ऑर्फन रहा नहीं, Yes. और मैंने अगर उसको अडॉप्ट किया मतलब लीगली अडॉप्टेड है तो डेफिनेटली वो कर सकता है, सिंपल है। नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन टू अ फर्दर लेवल। मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, मैंने अपने बच्चों को नहीं दिया, मैंने वाइफ को नहीं दिया, मैंने मम्मी पापा को नहीं दिया, मैंने किसी और को दे दिया, सो कैन इट बी एनफोर्सेबल? वाई नॉट? बिकॉज जैसे मैंने कहा है कि विल सेल्फ डॉक्यूमेंटेड है, ये मेरी इच्छा से बना हुआ है, ये मैंने सोच के बनाया है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। अगर मैं किसी और का प्रॉपर्टी दे दूँ वो गलत है, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा बाइफरकेट कर लेता हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। Yes. आप अपने विल में सिर्फ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ही दे सकते हैं। अब मान लीजिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो आई एम जस्ट टेकिंग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, बराबर है, उसमें 4 वारिसदार हैं, ABCD, ठीक है। लीगल हर बना नहीं, विल बना नहीं, कुछ हुआ नहीं, और आपको लग रहा है मुझे विल बनाना है, तो आप विल में क्या लिखोगे? आप विल में लिखोगे कि ये मेरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इतना, बराबर है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इसमें मेरा अनडिवाइडेड जो शेयर है वो है A 25%, वो तेरा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसने विल बनाया तो उसको मिलेगा, नहीं, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि 25% मेरा। इसके लिए बहुत सावधानी से विल बनाना पड़ता है कि आप अगर किसी प्रॉपर्टी को डालते हो तो वो क्या है कैसा है। जैसे कि जॉइंट बैंक अकाउंट, और आपने डाल दिया कि ये बैंक अकाउंट नंबर मेरा है, इसको मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है, वो जॉइंट बैंक अकाउंट है। सो इट इज़ माई एडवाइस कि विल जब बनाते हो तो उसको क्लैरिटी रखो और जितना सिंपल वर्ड हो सके वो यूज़ करो। डोंट यूज़ इंग्लिश जार्गन्स इन अ वेरी बिग मैनर, सिंपल वर्ड रखो। आपकी इच्छा क्या है, क्या करना है, और हाँ, जब आप विल बनाते हो पॉइंट्स आना चाहिए कि ये मेरा लास्ट विल है, ये मेरी आखिरी इच्छा है, बिकॉज इससे एक चीज़ प्रूव होता है कि इसके आगे मेरा और कोई विल नहीं है। तो आप सोचिए कि ये सब जब छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उसके इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वाई नॉट यू गो टू एनी लीगल कंसल्टेंट और आप इसको बनाइए, बिकॉज ये डिस्कशन का ही पार्ट है। आप इसको ऑनलाइन में क्या डिस्कस करोगे, किस तरीके से डिस्कस करोगे? मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एक बार ऐसी एक वेबसाइट देख रहा था जहाँ पे देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ विल्स एंड आई वाज शॉक्ड। सिंपल विल,
कंबाइन विल, एग्जीक्यूटिंग विल, आई मीन टू से इतने ऑप्शंस फॉर व्हाट? आप सोचिए, आप ऑनलाइन जाते हो, इतने ऑप्शंस, आपको ये समझना पड़ेगा सबके ऑप्शंस का रेलेवेंस क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑनलाइन वाले अपने इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। आई मीन टू से यू नीड टू अंडरस्टैंड एक एक क्लॉज विल में, हर एक क्लॉज का मीनिंग आपको समझना चाहिए। आपको हिंदी आता है, हिंदी में बनाइए, इंग्लिश आता है, इंग्लिश में बनाइए, आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में विल बनाइए। Thank you so much for being here and answering all our questions so informative. थैंक यू, नमस्ते।